हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आप सभी ने इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी तैयारी भी करी है और आप सभी एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में। पर बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि कैसे वो एक अच्छा स्कोर लाएं और किस अप्रोच के साथ वो एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। ज़्यादातर ये उन बच्चों के साथ होता है जो जिसका ये पहला अटैम्प्ट है या फिर दूसरा अटैम्प्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा कि मैं किस अप्रोच के साथ एग्ज़ाम देता हूं या देता था, और यह अप्रोच काफ़ी सफल रही है मेरे लिए। इससे अप्रॉक्सीमेटली सारे प्रीलिम्स तो मैंने क्लियर करे ही हैं। अप्रोच बताने से पहले मैं आपको अपना लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड दिखाना चाहूँगा, एसबीआई क्लर्क 2020 का। तो ये है वो स्कोर कार्ड। तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो उत्तराखंड में जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो है 69.75 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 67.5 और ओबीसी के लिए 63.5। तो जनरली उत्तराखंड में सेकंड या थर्ड हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। तो मेरे आए थे इसमें 80 मार्क्स, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स। तो इंग्लिश का जो है सेक्शन वो आप 30 क्वेश्चन 20 मिनट में कर लेते हैं। मतलब कि एक इजी टास्क रहता है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स थोड़ी भी अच्छी है तो आप ये अटैम्प्ट कर लेते हैं। बाकी जो मेन दिक्कत आती है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी में आती है कि 20 मिनट में हमने 35 क्वेश्चन या फिर 30 प्लस अटैम्प्ट तो करने ही होते हैं एसबीआई क्लर्क क्लरिकल लेवल में। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी की। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, ये जो हमेशा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ऐसे कुछ सवाल हैं। तो इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये आपके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो कवर करते हैं एग्ज़ाम में। तो आपने सबसे पहले तो कमांड बनानी है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में। अगर आपकी नहीं है तो अभी से आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बिना प्रीलिम्स और मेंस निकालना बहुत टफ हो जाता है। अब आपने एग्ज़ाम में अप्रोच क्या रखनी है। तो अगर आपका पहला क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से स्टार्ट हो, चाहे वो पजल हो, सिलोजिज्म हो, इनइक्वालिटी हो, तो आपने उसे स्टार्टिंग से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। कई लोग ये कहते हैं कि वो पज़ल छोड़ देते हैं, वो लास्ट के लिए या फिर मिड में स्टार्ट करते हैं, पर इससे आप 30 प्लस स्कोर शायद कर भी लें। पर जो भी हाई स्कोरर होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलते हैं, चाहे कोई भी किसी भी टॉपिक का है रीजनिंग सेक्शन में। क्योंकि आपने 30 प्लस, आपका टारगेट 30 प्लस है, तो आपने पज़ल तो सारे अटैम्प्ट करने ही हैं, बाकी भी सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो उसमें आपको सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि आपने ये अटैम्प्ट करें या ना करें। तो आपने उसमें कमांड होनी ज़रूरी है। अगर आपका पहला क्वेश्चन पज़ल से आता है तो आपने वो पज़ल करनी है। उसके बाद सिलोजिज्म आए या इनइक्वालिटी आए या कोडिंग कोडिंग आए, तो आपको उसी फ्लो में उसे करते हुए जाना है। मिसलिनियस अगर बीच में आ जाए, जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिसलिनियस के मिल जाते हैं, किसी अलग अलग टॉपिक से पकड़ के वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उन मिसलिनियस को छोड़ के आपने सारे क्वेश्चन कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करने हैं 1 से लेके 35 तक। अगर मान लीजिए आपका एक पज़ल बचा है आखिरी के लिए और एक बचा है और आपके मिसलिनियस के क्वेश्चन बचे हैं 4 और आपके पास टाइम बचा है 2 मिनट, तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप पज़ल के साथ जाएंगे, उससे आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, और अगर आप मिसलिनियस के साथ जाएंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना है मिसलिनियस के साथ। अब मिसलिनियस के साथ क्यों जाना है, क्योंकि 2 मिनट में ये गारंटी नहीं है कि आप वो पज़ल बना लेंगे। कभी कभी 2 से 3 मिनट भी लग जाते हैं, और अगर आपने 2 मिनट में बना भी ली तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो करते करते आपके 5 क्वेश्चन करते करते आपको 2 से 3 मिनट लग ही जाते हैं। तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे और 3 क्वेश्चन वैसे ही छूट जाएंगे। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप उस 2 मिनट में जो 4 मिसलिनियस आपने छोड़े हैं उन मिसलिनियस को कीजिए, क्योंकि
उस 2 मिनट में वो 4 मिसलेनियस करना डुएबल होता है, ठीक है। तो यही एक वो रहता है, अप्रोच रहती है कि रीजनिंग में आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंटिन्यूस फ्लो में आपने अटेम्प्ट करते रहना है मिसलेनियस को छोड़ के। अगला टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी ये सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखेंगे। उसमें जैसे रीजनिंग में पजल्स सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यही आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कवर करता है, ठीक है। तो आपको करना ही करना है डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी होता है। पजल्स प्री के लिए भी और मेंस के लिए, दोनों के लिए होती हैं। तो आपने ये इनमें कमांड बनानी ज़रूरी है। क्वांट में आपको सबसे पहले जो टॉपिक्स जल्दी हो सकते हैं उनको करना है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन आता है, अप्रॉक्सीमेशन आता है, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्लरिकल में। तो आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके 2 से 3 मिनट के अंदर कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट जो भी है, 5 मिनट के अंदर अगर कर लें तो बेहतर है। तो पहले सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद हो सके तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन में जाइए, और इसके बाद आप नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब करिए। तो इन सबको मिला के आपके 25 मार्क्स तक स्कोर हो जाएगा। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे नंबर सीरीज़ है, अगर नंबर सीरीज़ आती हैं 5, तो उसमें से 3 बहुत आसान होती हैं। मतलब कि आपको बिना पेन पेपर के आप वो इजीली कर सकते हैं। आपको सीधे आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि ये जो है डिफरेंस है या मल्टीपल है। 2 जो होती हैं वो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं या फिर थोड़ी सी घुमी हुई होती हैं। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप उसको उनको बाद के लिए छोड़ दीजिए। जैसे आपके जो जो इजी हैं उनको कीजिए, जिस क्वेश्चन को आपको समझ आ रहा है, और किसी भी क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आपको दोबारा अटैम्प्ट करने की ज़रूरत ना पड़े किसी भी क्वेश्चन को। पहले अटैम्प्ट में कीजिए, अगर नहीं होता है तो उसको स्किप कीजिए। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो आपको उसे लास्ट में करना है। आपकी बस ये 4 टॉपिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर बात आती है अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इन टॉपिक्स पे। परसेंटेज और रेशियो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज और रेशियो से ही आपका डाटा इंटरप्रिटेशन और पूरी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें ये मेन टॉपिक है। ये हर जो टॉपिक है उसमें काम आता है ये परसेंटेज एंड रेशियो। तो इसमें आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, CISI से एक क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन जनरली हर बार देखा जाता है। तो आपके ये टॉपिक तो मैक्सिमम कवर होनी चाहिए ताकि आप 30+ स्कोर कर पाएँ। 25 तो आपके हो गए डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन और न्यूमेरिकल, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। पर बच्चे जो आपके 3-4 मिनट में आप जितने ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन कर पाएँ, तो इन टॉपिक्स से आप कमांड होगी तो आप इतनी जल्दी उतना ज़्यादा स्कोर बूस्ट कर पाएंगे। तो 30+ एक अच्छा स्कोर होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपने अर्थमेटिक सबसे लास्ट में ही करनी है। अगर बीच में अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मान के लीजिए टाइम एंड वर्क में है या फिर बोट एंड स्ट्रीम, किसी में भी है, और आपको वो क्वेश्चन दिखता है और आपको पता है कि वो हो जा रहा है, आपसे हो जाएगा, तो आप सीधे उस क्वेश्चन को कर लीजिए। वो 30 से 40 सेकंड में वो हो जाना चाहिए क्वेश्चन, तब आप उसके लिए जाइए। अगर 30-40 सेकंड से ज़्यादा आपको लगता है कि लगेगा तो उसको स्किप कीजिए, उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी जैसे रीजनिंग में आती है पजल, मैथ्स में आती है DI, तो इंग्लिश में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है। मेंस में आपके 3 या 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने बनाना है, उसकी प्रैक्टिस आपने आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के, कोई बुक्स वगैरह पढ़ के, आप ये आपकी बेसिक रीडिंग होती है, उससे इम्प्रूव हो जाती है। क्लोज टेस्ट जो होता है वो आप ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि आप 3 से 4 जो आपके एरर डिटेक्शन आते हैं आपके 5, तो उसमें से 3 क्वेश्चन आसान होते हैं, मतलब कि उनमें एरर आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली आसान होता है बाकी 2 में।
तो आप पहले उन तीनों जो आपको एरर मिल रहे हैं उनको कीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहे एरर, क्वेश्चन एरर, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो उनको स्किप कीजिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और इंग्लिश से आपको कम स्कोर भी करवाता है। तो आपने इंग्लिश में आप तुक्का मार नहीं सकते, क्योंकि आप अगर एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये सही है, अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो कभी भी इंग्लिश में तुक्के के साथ ना जाएं। फिर उसके बाद आते हैं पैराग्राफ कंप्लीशन, पैराजम्बल वगैरह और वर्ड स्वैप वगैरह। तो आप इनमें से इंग्लिश में एक सिंपल अप्रोच होती है, जो आपको आता है तो वो करते रहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी ही करनी है। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का आता है तो आपको करना है, वो आसान होता है, मतलब कि कम टाइम में आप कर सकते हैं। वर्ड स्वैप आसान होता है। पैराजम्बल प्रीलिम्स में कम पूछा जाता है पर मेंस में ज़्यादा आता है, और प्रीलिम्स में आता भी है तो बहुत लो लेवल का आता है। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये जो टॉपिक हैं इंग्लिश में, ये आपको मार्क्स आपके काटते हैं। अगर आपको किसी का सिनोनिम या एंटोनिम नहीं पता और आप ऑप्शंस के बेस पे जा रहे हैं तो मेरी मानिए तो वो छोड़ दीजिए। अगर आप 25 अटेम्प्ट भी इंग्लिश में कर रहे हैं, अगर आपके 20 से 22 नंबर आ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर कहलाता है इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश में अगर आप 30 आप अटेम्प्ट कर भी लिए, पर अगर आपको 5 क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं है कि चलो उसका एंटोनिम सिनोनिम्स या किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके मार्क्स ज़्यादा कम कर देंगे, तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है। तो आज का सेक्शन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं।